नमस्कार, आदाब साथियों। और मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट को लेकर बहुत विवाद कल से चल रहा है और इलेक्शन की काउंटिंग को लेकर नए नए विवाद रोज पैदा हो रहे हैं। और मुंबई की सीट जो कि 48 वोट से शिवसेना शिंदे की कैंडिडेट ने जीती थी, उसको लेकर बहुत विवाद कल शुरू हुए और अब बहुत सारी उसमें खंडन और तमाम बातें आ गई। रविंद्र वायकर 48 वोट से जीते थे। उसके बाद जो एक वहाँ के एक अखबार मिड डे में खबर छपी कि वहाँ पे रविंद्र वायकर के रिश्तेदार, उनके मोबाइल पे ओटीपी गया था जिसका काउंटिंग सिस्टम को खोलने का। वो क्या पूरा मामला था, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर आई, उन्होंने कुछ बहुत डिनाई किया। इस पूरे मामले पर और काउंटिंग को लेकर जो बहुत विवाद हैं, इसको लेकर हम अपने एक बहुत सीनियर साथी, सीनियर पत्रकार राजू पवलेकर जी से बात करेंगे। राजू जी नमस्कार। नमस्ते। और बहुत 360 डिग्री पूरा मामला घूम गया मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट के काउंटिंग के विवाद को लेकर। अब आरओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कल, उन्होंने सिरे से डिनाई कर दिया, पुलिस का भी डिनाइल आ गया। ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि पहले शिवसेना उद्धव के कैंडिडेट को वहां से लीड दिखाई गई 600 से ऊपर की, लगभग उनकी जीत सुनिश्चित थी। उसके बाद काउंटिंग रुकी और 48 वोट से शिवसेना शिंदे के रायकर साहब जीत गए। अब नया विवाद उसमें कल से शुरू हो गया। पहले कि ये विवाद पूरा है क्या आपकी निगाह से, क्योंकि आप बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं। देखिए, इसकी जो टेक्निकलिटीज है वो सारी मैंने लिख दी है ट्विटर पे। और वो पीछे बहुत पहले मैंने लोगों को कहा था कि आप एनकोर नाम की प्रणाली चुनाव आयोग इस्तेमाल हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है। जो एनकोर प्रणाली में आरओ जो होता है वो शाम को जब पूरी काउंटिंग खत्म होती है तो पूरे वोट डाल देता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है सर, पोस्टल बैलेट के बारे में जो पहले काउंटिंग होती थी उसके बारे में कोई नियम या कोई प्रावधान, कोई कुछ बताया नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, तो उसको ढुलमुल रखा गया। वो जानबूझ के रखा गया स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो 5-6 हजार वोट होते हैं और आप इतने फर्क से जीते हुए बीजेपी के कैंडिडेट देखिए। ये एक चीज है। लेकिन वो भरने वाली, आप मैंने हमेशा ये लिखा है उसमें, हमेशा लिखा है कि आप ये बात पे ध्यान दीजिए कि एनकोर प्रणाली इतनी फुल प्रूफ है। 7 बजे आरओ ने उसको सील कर दिया तो अपने आप वो लॉक हो जाती है और उसके बाद आप वोट पे चेंज नहीं कर सकते अगर कुछ बड़ी चीज ना हो। और उसमें ओटीपी जो लगता है वो इसी के लिए लगता है, एनकोर प्रणाली के लिए, ना कि ईवीएम के लिए। लोगों की गलतफहमी की ईवीएम हाँ, इसी को की पहले ओटीपी। पहले पहले राजू साहब इसको साफ कर दें कि एक ईवीएम का काउंट है जो कि एक अलग जगह हो रहा है, और एक काउंट है जो कि पोस्टल बैलेट का काउंट है। और इन दोनों के काउंट का कंप्यूटेशन जो इलेक्शन कमीशन को डेटा जाता है, जो हम लोगों को मिलता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, वो एनकोर के थ्रू जाता है। उस एनकोर सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए लॉगिन करने के लिए ओटीपी चाहिए होता है। ओटीपी जैसे कि हम तमाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट या बैंक का खोलते हैं कि हमारे मोबाइल पर जिसका मोबाइल रजिस्टर है उस पे जाता है। आप ये बताएं कि ये जो विवाद है ये पूरा एनकोर का है, यानी जो काउंटिंग भेजा जाता है। देखिए सर, ऐसा है कि ये विवाद तब होता ही नहीं अगर बैलेट बॉक्स पे चुनाव पे, क्योंकि सारे गिनती ही होती पत्रिकाओं की, चाहे वो पोस्टल हो या नॉर्मल हो। दूसरी बात है सर, आपको जो चुनाव आयोग ने पूरे देश में ही आप देखिए कि जो वोट्स हैं, जो जिसको बार कर दिया है, ये बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में किया। वो आप चुनाव बैलेट पे करते हैं तब वो आप समझ सकते हैं 4.5 लाख 5 लाख वोट आप बाहर निकालो, क्योंकि वो ठीक नहीं हुआ। ये प्रक्रिया में सिर्फ बटन दबाना होता है, गलत बटन दबाया जा सकता है, लेकिन वोट बाहर कैसे जाएगा प्रणाली से? वो सबसे बड़ी चीज है। नोटा भी तो है, लेकिन वो नोटा भी तो काउंट होता है। फिर जी उनके जी। संख्या की गिनती में वोट डाले गए हैं और ईवीएम में है, उसमें फर्क है। उसमें पूनम अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी तरह से उसको यूट्यूब पे लाया है और उन्होंने रखा है सारी बातें उस पे।
अब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में हुआ, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, टेक्निकलिटीज को बाजू में रख के बताता हूँ। एक तो ये चीज पुलिस थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें भी माना गया है कि अवैध तरीके से मोबाइल अंदर लाया गया है। पहली बात, वो मोबाइल ऑथोराइज्ड यानी वो जो व्यक्ति का तो था नहीं, जिसका था वो वाइकर जो एक उम्मीदवार है जो जीते हुए हैं, ऐसा आरोप ने रविंद्र डिक्लेयर किया वाइकर वो। के रिश्तेदार का मोबाइल था वो। जी, ये एक बात मान ली गई। दूसरी बात ये है कि जब जीत हुई या फिर अमोल कीर्तिकर के बढ़त हुई और वाइकर पीछे थे, ये इस एक टाइम ऐसा आया जब लाइट ही कट हो गई, जो इतना आसान और साधारण बात नहीं है सर। मुंबई में, नॉर्थ वेस्ट मुंबई में लाइट जाना, बिजली के चले जाना, यूपी वगैरह और ये गांव में जो महाराष्ट्र के होता है इतना सहज नहीं है। मुंबई में ऐसे लाइट वाइट नहीं जाते, और वहां वो नॉर्थ वेस्ट में ही जाए और वो वही जाए जहां वो चुनाव का डिक्लेयर होने वाले रिजल्ट। तो वहां की फुटेज जो है वो इन्होंने मांगी है और उनका पूरा अधिकार है कि दोनों उम्मीदवार मांग सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के परमिशन और कोर्ट का परमिशन के बिना वो लेंगे नहीं। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, छुपाने की कोशिश है, ये रवैया ही ढुलमुल है। तीसरी बात सर इंपॉर्टेंट है टेक्निकली, आरओ का काम तो 7 बजे खत्म होता है। आरओ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रही है मेरे समझ में ही नहीं आया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग को लेना चाहिए, यानी यहाँ पर चुनाव कमिश्नर जो है या उनके अथॉरिटीज दूसरे हैं उनको लेना चाहिए। आरओ स्टैंड बाय पे 45 डेज के लिए रहते हैं, बस बाद में कुछ टेक्निकल बातें आई उस वक्त की, तो आरओ का काम है। ये आरओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है सर, पुलिस की सफाई का कोई मतलब ही नहीं है, पुलिस का रोल ही नहीं है चुनाव में कुछ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई उसके ऊपर प्रेस नोट जारी करना, ये बहुत ही अटपटी सी चीज है, क्योंकि आपको मालूम है रोज मुंबई पुलिस के पास इतने सारे घटनाएं होती हैं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन देने वाली प्रेस नोट थोड़ी निकलती है। तो ये चुनाव आयोग के अधिकार कक्ष में आने वाली बात है और मुंबई पुलिस का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो उन्हें कोई अधिकार भी नहीं है और उनका कोई जुरिडिक्शन भी नहीं है ऑल इज वेल कहने का। तो वो क्यों उसमें पड़ी मैं समझ नहीं पाया। तो ये भी एक बहुत यानी प्रेसिडेंस नहीं है, ऐसी कई चीजें इसमें दिखाई देती है। फिर एक बात ये हुई कि सर ये जो मोबाइल है उसका ओटीपी है, उसके बारे में पूरा रवैया जो है इनका, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहिए, तो दोनों उम्मीदवारों को इन्फॉर्मेशन लेने का हक है। उनको कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं, कोर्ट में तो बहुत बड़ी कुछ चीज होती, तो ये कोर्ट के यानी आरओ भी नहीं, लेकिन चुनाव आयोग के कक्ष में आता है कि ये उनके दायरे में आता है, सॉरी, कि जो इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है वो दे ही नहीं रहे हैं सर। ये हमेशा का जो मोदी सरकार का 10 साल का जो ये रहा है कि इन्फॉर्मेशन आपको देंगे ही नहीं, आपसे बात करेंगे ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे ही नहीं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो भी वो जो कनिष्ठ जो लोग हैं वो आएंगे स्तर से, आरओ को वो वहां पर बिठाने की कोई जरूरत नहीं थी। आरओ भले ही वहां थी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है सर। 7 बजे उनको जो कहा गया है वो करके खत्म हो जाती है। अगर वो दोषी है नहीं है वो बाद में तय होगा, वो चुनाव आयोग तय कर सकता है, और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना उनका काम भी नहीं है। तो ये उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हालांकि वो उनका पार्ट है, उसमें उन्होंने रोल प्ले किया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई बड़ा अधिकारी जिसने ये सब कहा था ये नहीं देना है, लाइट जाने के बाद उसका फुटेज गायब कर देना, ये सारी चीजें जो है वो पुलिस जो इंटरोगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो सारी चीजों को लेकर जो बात आगे बढ़ रही है वो चुनाव आयोग के दायरे में आने वाली बातें, और वो कोई एक्सप्लेनेशन आरओ दे रही है, अब कभी दे रहा है पुलिस दे रही है, मुंबई पुलिस दे रही है। ये क्या भला चीज है। और दूसरी है कि अपारदर्शिता इतनी बड़ी रखी है इन्होंने कि ये अपारदर्शिता की वजह से पुलिस, राजू साहब, वनारी पुलिस स्टेशन के सामने अभी क्या मामला है? मामला है कि नहीं है? ये मामला अब दो लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। एक तो उसमें दो अब जिनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है वो 2 लोगों का, और वो एक मोबाइल फोन का मामला है उनके सामने, उसकी तहकीकात हो रही है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो मांगा गया अमोल कीर्तिकर यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो हारे हुए उम्मीदवार, यानी अभी तक डिक्लेयर जिनको हारे हुए किए हैं, विवादपूर्ण है वो चुनाव का नतीजा, लेकिन उन्होंने जो मांगा सीसीटीवी फुटेज वो देना बनता है एक्चुअली, नियमों के अनुसार उनको सीसीटीवी फुटेज देना, लेकिन उनको दिया गया नहीं।
और वो वनराई पुलिस में सिर्फ ये मामला है कि ये दो लोग हैं और दो लोग हैं, इनके पास ये मोबाइल है, वो मोबाइल अनऑथराइज तरीके से अंदर लेके गए हैं। तो वो अगर मुंबई पुलिस सफाई देती है तो चुनाव के ऑन बिहाफ ऑफ दैट इलेक्शन प्रोसीजर मुंबई पुलिस का कोई जुरिडिक्शन ही नहीं है सर। वहां नहीं, जुरिडिक्शन है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग का कोई आला तो अधिकारी आकर बयान पुलिस या ने प्रेस क्या, कॉन्फ्रेंस। जो खबरों में मैंने पढ़ा राजू साहब, कि पुलिस ने वो मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए दिया है कि इसी मोबाइल जी से ओटीपी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, वो जांच होगी। सर, ये फोरेंसिक जांच का मामला आपको तो मालूम है, देश में सरकार किसकी है, कैसे चलती है, फोरेंसिक जांच इतनी सारी हुई, तो ये सारा मामला जो है उस पे ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है किसी का दबाव है। और उसके मैं किसी एक स्पेसिफिक अधिकारी को वो नहीं करूंगा, क्योंकि आरओ ना कई जगह पर आप देखिए कि जहां पर विवादास्पद चुनाव के नतीजे आए हैं, वहां के आरओ में दबाव में काम किया है और वहां वहीं पे खेल हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं पूरे देश में, मैं रोज लिख रहा हूं इसके ऊपर। मैं इसलिए नहीं लिख रहा जी। हूं कि बीजेपी जीतेगी या बीजेपी के विपक्ष जीतेगा। सर, एक पारदर्शी हम वोट इसलिए देते हैं क्योंकि हमें एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए जिसका नतीजा जो भी निकले, लेकिन ये मैं ट्रांसपेरेंट जरा सिस्टम। आऊंगा आगे, बाकी भी बातें आपसे करनी है बहुत सारी, क्योंकि आप बहुत इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ये जरा नॉर्थ वेस्ट का मामला थोड़ा और देखते हैं। ये क्योंकि ये क्लासिक केस है, क्योंकि यहाँ से चीजें बाहर आई हैं और ये रेप्लिकेट हो सकता है, ये और जगह भी हुआ होगा, इसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। तो मैं जरा इसको और समझना चाहता हूँ कि एक तो एक थर्ड पार्टी के फोन नंबर पे ओटीपी आता है जो इलेक्शन कमीशन से डेजिग्नेट ऑफिशियल नहीं है, ये किसी कैंडिडेट का रिश्तेदार है। इलेक्शन कमीशन ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इन बैलेट्स के काउंटिंग का जो पोस्टल बैलेट है, इसके बारे में नहीं बताया था। मुझे ख्याल नहीं, क्योंकि मैंने दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी उनकी सुनी थी। अब इलेक्शन कमीशन ने इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं, वो चिट्ठी है उनकी वेबसाइट पे है, उसमें भी ये है कि ओटीपी जनरेट होगा इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के मोबाइल पे। वो मोबाइल उसके बाद वो ऑफ कर देंगे लॉगिन करने के बाद। यहाँ मसला एक और आता है, मैं इससे आपकी राय जानना चाहता हूँ। ओटीपी जनरेट हुआ थर्ड पार्टी के मोबाइल पे, ये एक अलग क्राइम है जो हो गया, पुलिस के पास है, आगे कोर्ट में जाएगा, कोर्ट इसको जांच करेगी। हमको अभी ये नहीं मालूम है कि वो जो एनकोर सिस्टम है, जो रिटर्निंग ऑफिसर बता रही थी कल, वंदना प्रियदर्शी, कि एनकोर सिस्टम यहाँ का काउंटिंग सेंटर का डेटा इलेक्शन कमीशन को भेजने का एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, उसका लॉगिन होता है ओटीपी से, वो हो गया। वो कैसे हुआ, विवादित है, वो एक अलग मामला है। उसके लॉगिन जिसका पास है वो उसके नंबर को मैनिपुलेट कर सकता है, वो घटा बढ़ा सकता है। अब हमको ये नहीं मालूम है, उस मोबाइल फोन के सीजर के बावजूद भी नहीं मालूम है कि कितनी बार ओटीपी जनरेट हुआ था, कितनी बार वो पोर्टल लॉगिन हुआ था और लॉग ऑफ हुआ था, क्या उसमें लॉगिन के समय कोई नंबर डाले गए थे। ये तब तक नहीं आएगा जब तक कि वो जो बैकएंड का सिस्टम है, जो एनकोर है, वो जो कंप्यूटर है और उसका जो सर्वर है, ये इंफॉर्मेशन तो सर्वर में है। यहाँ सर, तक मैं मैं आपको समझ इस पा रहा यहाँ एक और सर मैं और एक बात बताता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को समझने की जरूरत है। वहाँ के जो चुनाव अधिकारी है, स्थानीय चुनाव अधिकारी, उनको एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी माना जाता है वो पोस्टल बैलेट के मामले में। और पोस्टल बैलेट की जो तादाद है उसमें वो आखिरी व्यक्ति होते हैं जिनको आखिरी एनकोर में भरने के टाइम मालूम होता है, वो ज्यादा कम। तो वो एक बात है कि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होने की वजह से वो एक तुर्क का पत्ता है उनके पास, यानी जो उन पे दबाव डाल सके उनके पास तुर्क का पत्ता है। और वहां पर आप एनकोर प्रणाली का अगर ओटीपी आपके पास किसी और के पास जनरेट होता है तो वो सारा खेल हो सकता है। और यहाँ तो सिर्फ 48 वोटों का मामला है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है। और देखिए,
ऐसे जैसे यहां पर हुआ वैसे होने की जरूरत नहीं। ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है। देश में 100-150 चुनाव की प्रक्रिया में 100-150 सीट्स पर अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है और गया है। यानी जैसे कि देखिए, ईवीएम का भी एक प्रॉब्लम है और हम लोग बोल रहे हैं ईवीएम बाहर से किसी सिस्टम को जुड़ा नहीं है, ये लोग कहते हैं। लेकिन ईवीएम में आप जो वोट दे रहे हैं वो सीधा रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो 2 बार कमांड लेता है सर। एक आपका कमांड लेता है और बाद में जो वीवीपैट के लिए दूसरा कमांड लेता है, और वो दूसरा कमांड ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। वो दूसरे कमांड में सारा खेल हो सकता है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं। और सबसे बड़ी आपका लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसमें आप पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कमांड तो खत्म हो गया बीच में। जैसे कि आप समझ लीजिए, आपके पास एक ये है वीडियो प्लेयर है आप या ऑडियो प्लेयर है, और उसका ईयरफोन आपके कान में लगा हुआ है, तो डायरेक्ट उससे आपके कान तक जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वाया किसी मीडिया आएगा, तो बीच में जो मशीन है वो किसी आपको मैनिपुलेट करके कोई और ही गाना बजा सकती है आपके कान में। आप जी। समझ लीजिए, आसान सा मैंने बना के बताया। तो ये एक खेल है। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन, वहां के आरओ, वहां के इलेक्शन ऑफिसर जो हैं, वहां के प्रशासनिक बाबू जो हैं, हर चीज को आप मैनिपुलेट करके अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन से 100 से 150 सीट्स आसानी से और देखिए कितने सीट कम, जितना मार्जिन है वो वाले सीट निकाल के देखिए, वहां के उम्मीदवार का ऐसे ही कुछ होगा जो आपको बताता होगा। अब यहां पर पता चल गया कि वो, देखिए यहां पर क्या है आपको मैं बताता हूं। एक तो मुंबई है, दूसरा उद्धव ठाकरे की सेना जो है, शिवसेना, वो कैडर बेस्ड पार्टी है। तो वहां का कैडर बहुत अलर्ट रहता है, और वैसे भी मुंबई का कैडर बहुत अलर्ट रहता है, हर चीज को पढ़ते हैं वो लोग। तो इसलिए जी। ये जानकारी आप समझ लिए कि महाराष्ट्र के किसी छोटे से गांव में, या उत्तर प्रदेश के गांव में, या बिहार में, या उड़ीसा में इन लोगों ने क्या क्या किया होगा, तो और आपको पता ही नहीं चला होगा। पोस्टल बैलेट जैसी एक चीज भी ओवरऑल आउटकम को प्रभावित कर सकती है। मैं देख रहा था कि कोई 20 ऐसी सीटें हैं जिसमें सब बीजेपी की नहीं है। 20 सीटें हैं जहां पे हार जीत का मार्जिन 5,000 के आसपास है, 5,000 से कम है। जिस सीट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वहां तो 48 सीटें हैं। कांग्रेस के भी लोग जीते हैं, 2-2,500 से मनीष तिवारी चंडीगढ़ से जीते हैं, लेकिन बीजेपी के काफी लोग भी कम मार्जिन से जीते हैं। उत्तर प्रदेश में 2-3 ऐसी सीटें हैं। तो ये जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं, इनका काउंटिंग का जो प्रोसीजर है, वो साउथ जो बॉम्बे की नॉर्थ वेस्ट सीट है उसने तो उसकी कलई खोल दी कि ये बड़ा इसमें लूप होल्स थे। और सबसे बड़ी चीज की जो एनकोर सिस्टम है, जिसका ओटीपी जनरेटेड मामला है, इसके बारे में चुनाव आयोग ने पहले बताया नहीं था। अब मैं एक और चीज पे आता हूँ राजू जी। 362 ऐसी सीटें हैं, इसको आपने ऑब्जर्व किया होगा, जरा एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या चीज हो सकती है। 362 सीटें हैं जिसमें कि लगभग 5.5 लाख वोट डिस्कार्ड हो गया, यानी रिजेक्ट हो गया, इनवैलिड। ये ईवीएम वोट है। ये ईवीएम वोट कैसे रिजेक्ट होएगा? बॉल बैलेट पेपर का तो मैं मान सकता हूँ कि मोहर लगा दी, दो कैंडिडेट के बीच में मोहर लगा दी, मोहर ही नहीं लगाई, पानी गिर गया, कुछ और हो गया। वही ईवीएम सर का मैं बता वो, रहा था, हाँ, वही मैं बता ये रहा जरा था कि एक्सप्लेन ईवीएम कीजिए। को पार कैसे, इनवैलिड कैसे हो सकते हैं। ये एक एक ये भी खेल है सर। ईवीएम पे या तो आप एक बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे, दो ही विकल्प है आपके पास। तो बटन दबाने के बाद आपका वोट कैसे इनवैलिड, और 4.5 लाख 5 लाख वोट आपके इनवैलिड इतने लोगों के हो ही नहीं सकते। 5.5 लाख ये वोट, 5.5 लाख। 5.5 लाख। एक बात, वो जो मैंने ईवीएम के बारे में जो कहा कि 2 कमांड जाते हैं ईवीएम की तरफ से, एक बात। दूसरी बात, वो कमांड, दूसरी कमांड आपके हाथ में नहीं होती, पहली बात तो। दूसरी बात सर ये है कि एनकोर प्रणाली में डालते वक्त जो आरओ बैठे हैं उनका ओटीपी का क्या खेल हो सकता है आपने देख लिया। फिर बिजली का चले जाना, बिजली का चले जाने का खेल तो कहीं और जगह भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है। तो बिजली ऐसे वक्त पर चली जाती है जिस वक्त पे रिजल्ट आनी है। अब वो बिजली क्यों जाती है, या वो संजोग है महज एक, या फिर किसी ने काटी है, ये सारी चीजों के लिए आपके पास सीसीटीवी फुटेज चाहिए,
सीसीटीवी फुटेज वो इलेक्शन कमीशन अब उन्होंने उसको बंद कर दिया, अब वो ट्रांसपेरेंट ही नहीं रखा। तो ये सारी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन का रोल एक नॉन ट्रांसपेरेंट को कॉन्स्पिरेटर का है, और हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये तीनों चुनाव आयुक्त जो हैं वो इसके जिम्मेदार ही है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट मशीनरी खड़ी करना, जिसके तहत हर व्यक्ति को यह पूरी तरह से आश्वस्त हो कि उसने जो वोट दिया है वो वोट उस उम्मीदवार तक पहुंचा है जिसको उसने दिया है। उसके लिए बाधा कारक क्या क्या है? एक तो ईवीएम उसको बाधा है, दूसरा बैलेट बॉक्स अपना वो पोस्टल बैलेट और ईवीएम दोनों का एक साथ मिलना, वो भी एक और प्रॉब्लम है। तीसरा, आप पोस्टल बैलेट के मामले में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हो, आप वैसे भी कुछ बोल ही नहीं रहे हो। चौथा, आप जो इनवैलिड वोट्स कह रहे हो इसकी संख्या, और आप ईवीएम इस्तेमाल, आपने कोर्ट में क्या दलील दी? एक एक्यूरेसी के लिए और टेक्नोलॉजिकली परफेक्ट होने के लिए हमें ईवीएम चाहिए, तो 4.5 लाख वोट इनवैलिड, 5.5 लाख इनवैलिड हो जाते हैं, और ऊपर से आपका कैलकुलेशन भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव कमिश्नर्स को, चुनाव आयुक्तों को कैलकुलेटर भेजने की जरूरत है, क्योंकि वो ईवीएम, वीवीपैट, कैलकुलेटर, एआई सब होने के बावजूद भी उनका कैलकुलेशन फिट नहीं बैठ रहा है। डाले गए वोट और ईवीएम के वोट, उसमें भी फर्क आ रहा है। सारी चीजों में जो गड़बड़ है, उसके बाद आप कैसे कहेंगे कि ये फ्री एंड फेयर? पहले तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो था ही नहीं, क्योंकि वायोलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बार बार किया, उनको कोई नोटिस नहीं। और उसके ऊपर कमिश्नर ने क्या कहा, चुनाव आयुक्त मुख्य, कि हमने पहले दो नेताओं को छोड़ दिया, दोनों पार्टियों के। अरे भाई, ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट्स आ गया? ऐसा कहाँ लिखा है? कौन सा रूल बुक में आपने फॉलो किया? वो आपके मन में, यानी ना खाता ना वही राजीव कुमार के वही सही। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो इलेक्शन कमीशन ने गंभीरता से नहीं लिया, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है। और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं लिया, बहुत से और नेताओं ने भी नहीं लिया गंभीरता से, और इलेक्शन कमीशन उसमें कुछ नहीं कर पाया, ये दिखाई दे रहा है। ये तो एक अलग बात है। मैं इसी पे आ रहा हूँ कि ये जो काउंटिंग का प्रोसीजर है, वोटिंग का भी छोड़ दे अभी, कि वोटिंग के प्रोसीजर में बहुत सारे लैकुना थे, गड़बड़ियाँ थी, और वो ईवीएम खराब होते थे, जो भी था वो बहुत सारे इश्यूज आए। काउंटिंग को लेकर एक बहुत ही धारणा जो है वो बैठी हुई है लोगों के मन में कि काउंटिंग में फेयरनेस नहीं हुई है। एक और मैं आपको बताता हूँ कि 35,000 सरप्लस वोट भी हैं ये 176 कंस्टिट्यूंसीज में। 35,000 सरप्लस वोट, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5,000 से कम से हार जीत की 20 सीटें हुई हैं, वो 20 सीटें किसी भी एक तरफ जाए दोनों कैंप में, तो सरकार किसकी बनेगी, ये इसका पूरा इक्वेशन ही बदल जाएगा। तो नहीं, ये बात तो नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ है सर। परसेंटेज ऑफ वोटिंग और वोट उससे ज्यादा, वो परसेंटेज ऑफ यानी दिखाई गए वोट वो ज्यादा है परसेंट में, ये भी हुआ है सर। और ये कैसे हो सकता है? ये नहीं, इसमें एक सर ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातों के बावजूद नॉन ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा इशू है। आपको मैंने कहा कि आपने चोरी की, तो आपने दोनों जेब दिखाई, अपने शर्ट उतार के, कमीज उतार के, शर्ट उतार के दिखाई, पैंट के जेब दिखाई कि मैंने चोरी नहीं की, खत्म बात। लेकिन यहाँ पर छुपाने के लिए ज्यादा है, हर राज नया नया खुलता जा रहा है, और ये और छुपाने के पीछे पड़े हैं। सारी एजेंसीज को यूज कर रहे हैं आप, मुंबई पुलिस को यूज किया, सारी एजेंसीज को। वहां पर ये जो दबाने की कोशिश है, ये छिपाने की कोशिश है, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, और जो हुई है उसके ऊपर हमने डिटेल टेक्निकलिटीज के साथ लिखा है, क्योंकि मैं अगर आज यहाँ पर बोलना शुरू करूं तो लोगों के समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर वैसा कोई एक आध एग्जाम्पल दीजिए राजू साहब, क्योंकि इसको एग्जाम्पल को समझना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक आध एग्जाम्पल ही सही, क्योंकि जैसे हमारे सामने नॉर्थ वेस्ट सीट का मुंबई का एक बहुत पुख्ता एग्जाम्पल है कि वहाँ क्या हुआ और किस तरीके से पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर अपना स्टैंड बदल रहे हैं और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन खामोश है। उसको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे कोर्ट भी जाएगी, बहुत सारे सवाल कोर्ट में आएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा और मामला हो सकता है कि वहाँ पे एक रेजोल्यूशन आ जाए। लेकिन और देखा जहाँ पे ये नहीं हुआ, वहाँ ऐसे क्या, कौन कौन से, मैं आपको बताता हूँ। पोस्टल बैलेट सबसे पहले
गिनती करते हैं, इसकी वजह यह है कि ताकि आपको क्लियर हो कि आपकी पोस्टल बैलेट इतने हैं, बाद में कुछ उसमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अथॉरिटी है वहां पर, इसलिए उनको अथॉरिटी दी गई है। लेकिन यहाँ पर रवैया ही ढुलमुल है सर। आप कहाँ पर, आपको मालूम है कि कहाँ गिनती की है या नहीं की है। ये एक सबसे बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, या सबसे बड़ा नॉन ट्रांसपेरेंट इशू हो सकता है, जो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। ये दूसरा बात है। तीसरी बात जो मैंने कही कि चुनाव के दरमियान या बाद में बिजली का चले जाना यह रहस्यमय है। कोई सर जनरेटर होगा, या आपकी इतनी बड़ी प्रक्रिया कर रहे हो, आप कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हो, तो चुनाव की प्रक्रिया। और मुंबई में जो बिजली चली गई उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार किया, उससे ये पता चलता है कि इनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। और आपको मैं उदाहरण देता हूं कि मुंबई में अगर ये एक होता है तो आप समझ लीजिए कि हर जगह ये होता है, ये मानने के लिए आपको बहुत सारी यानी जगह मिलती है। यानी ऐसा है कि मुंबई जैसे शहर में अगर ये खुलेआम ऐसा हो रहा है और उसके बाद ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई ट्रांसपेरेंसी, ना कोई एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बड़े अधिकारी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया, तो ये सारी चीजें आपको दिखाती है, दर्शाती है कि यहाँ पर जो ये हो रही है धांधली, ऐसे ही कई जगह होगी और आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा सर। पूरे चुनाव प्रक्रिया का मैंने इसलिए कहा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अभी कोई बात अब बात करके फायदा नहीं, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि चुनाव आयोग आपको किसी चीज का जवाब ही नहीं दे। चुनाव आयुक्त आके शेयर बता के अपने बनाए हुए शेयर बताकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ट्रांसपेरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली है। आपने आकर लोगों के सामने ये कहना चाहिए कि आपको जो चाहिए मर्जी सवाल पूछे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तीनों चुनाव आयुक्त बैठे हैं और उसका जवाब दे, हम सवाल पूछेंगे 10 सवाल। तो 10 सवाल में सर मैं आपको बताता हूं, 10 या 20 सवाल में इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि इनके देश में इन्होंने कितने सीट्स पर क्या क्या किया है। लेकिन ये जवाब ही नहीं दे रहे। नॉन ट्रांसपेरेंसी इज द बिगेस्ट इशू सर। और नॉन ट्रांसपेरेंसी इसलिए है क्योंकि उनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। ये मुंबई की एक केस है, जैसे कि वोटिंग का शेयर जो पर वन, समझ लीजिए 100 वोटिंग हुआ है 100%, और नंबर दिखाता है 110%। सर ऊपर का 10% आप एक सीट पे अगर होता है ऐसा, तो आप लॉजिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे पूरी प्रक्रिया को देश के। तो एक देखिए, एक व्यक्ति पे अन्याय होता है या 100 व्यक्ति पे होता है वो बात नहीं है। आप लॉ क्या कहता है, रूल बुक क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, आप ट्रांसपेरेंट ही नहीं हो तो आपके ऊपर विश्वास कैसे रखे जनता। बाकी तो बाद में चीजें, यानी मैं ईवीएम वगैरह पे बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। यही चिंता है राजू साहब की अगर मुंबई नॉर्थ वेस्ट में ये हुआ है, ऐसा 100 सीटों पे नहीं हुआ है, इसकी शंका को इलेक्शन कमीशन ने वो रिजेक्ट नहीं किया। अभी कोई पुख्ता ट्रांसपेरेंट ढंग से आकर वो समझाया नहीं है कि ये फुल प्रूफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन हमने काउंट किया है। और ये मताधिकार से जुड़ा हुआ पूरा मामला है कि जिसने जब मैंने जिसको वोट दिया है वो मेरा वोट काउंट होना चाहिए। अगर वो काउंट नहीं है तो मेरा संवैधानिक अधिकार पूरा नहीं हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को देखना चाहिए। अब अभी वेकेशन चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामले आएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बहुत विफलता रही है कि पूरे मामले में जो आप कह रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी रही हो, खासकर ऐसे वक्त जबकि आपका अपॉइंटमेंट जो है वो विवादों में घिरा हुआ है। 48 घंटे पहले अपॉइंटमेंट हो रहा है 2 नए इलेक्शन कमीशनर्स का, फिर आप आके अनाउंस कर रहे हो। इतना लंबा चुनाव इतनी गर्मी में आपने करा दिया और बहुत सारे सवाल उठे जिनका इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी का एक इशू जरूर आता है, लेकिन जो अब नए सवाल खड़े हो रहे हैं कि नए वोट कितने आ गए। एक बात मैं और एक कहना चाहूंगा सर कि चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि वो 45 दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनके दायरे से चीजें बाहर निकल जाए। यानी वो 45 दिन तक अपील कर सकते हैं। वो निकलने के वजह से कि उन्होंने 4 पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण के एब्सोल्यूट नंबर्स दिए ही नहीं, फिर अचानक डाल दिए। और आखिरी चरण के तो अभी अभी आए, जब करीब करीब शपथ समारोह होने जा रहा था तब उनके नंबर्स आए, और वो नंबर्स भी मेल नहीं खा रहे थे। वो चीजें सारे जर्नलिस्ट ने बार बार दिखाई, फिर भी कोई कमिश्नर की तरफ से बयान नहीं है। सर ये
एक ऐसी गड़बड़ी है, यानी नीट परीक्षा की हो या रेल का जो एक्सीडेंट्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं उससे बहुत बड़ा ये फ्रॉड है, ऐसा लगता है। क्योंकि आप मानने के लिए जगह भी आप दे रहे हो, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो। आप जब तक आपका ट्रांसपेरेंटली आप पूरी चीजें बताते नहीं, आपने किया क्या है इसके अंदर, हर चीज का जवाब चाहिए आपको, और जवाब नहीं देते हो, तो ये सीट्स जो हैं उसमें, वो तो मैंने बाकी सारी चीजें बता दी है और कई जगह लिख भी दी है, लेकिन ये जो जिसको फायदा मिलना था उसको मिल गया है सर। अब कोर्ट में एक जो होगा वो और 5 यहाँ साल चलता पे रहेगा। एक और जो घटना जुड़ गई, जिससे कि जिसको कहते हैं कि आग में घी डालना, वो एलन मस्क जो ट्विटर और एक्स के जो मालिक हैं, उनका ट्वीट आया एक अमेरिका के प्राइमरीज के ऊपर था वो, कि वहाँ पे ईवीएम का काउंट हो रहा था और मैच नहीं किया। तो उस पे उन्होंने एक वो किया, ट्वीट किया कि ईवीएम जो है उससे चुनाव नहीं कराना चाहिए, ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, ये हैक हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैक हो सकती है, मैनुअली भी हैक हो सकती है। ये उनका ट्वीट था। उसके बाद वो काफ़ी इंगेजमेंट में लग गए। यहाँ से भी कई लोगों ने, राजीव चंद्रशेखर ने भी उस पर जवाब दिए, जिसके जवाब उन्होंने कहा एनीथिंग कैन बी हैक्ड। तो ये जो ये इलेक्शन आप पहले कमीशन से लगा, कह रहे हैं, हम और आप ये इलेक्शन पहले से कह रहे हैं एनीथिंग कैन बी हैक। किया, तो एलन मस्क ने ये कहने पर उसका असर क्या हुआ, जो मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया में भी, कि एक तो इलेक्शन, भारत के इलेक्शन वैसे ही बहुत क्लोजली वॉच होते हैं, ईवीएम का मुद्दा ग्लोबल प्रेस में भी है। अब एलन मस्क ने ये कहा तो ये नए सिरे से एक मामला वहां चला गया वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि इन भारत की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें एक सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये भी एक इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा एक मुसीबत है कि उसको कैसे वो कोप अप करें। कोप अप एक ही ढंग से कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट होए। नहीं, और एक सर एक बात मुझे बतानी है कि जब भी ईवीएम पे कोई सवाल उठता है, गए 10 साल हम देख रहे हैं, तब बीजेपी के लोग और बीजेपी के ट्रोल्स आगे बढ़ चढ़कर बात करने लगते हैं। आप मुझे बताइए कि इलन मस्क के ट्वीट पे, एक रैंडम ट्वीट पे, राजीव चंद्रशेखर क्यों डर गए? उन्होंने जवाब देने की क्यों कोशिश की? किन, ऑन बिहाफ ऑफ हुम, या किसको खुश करने के लिए उन्होंने ये बोला? वहां पर उनकी तो पूरा बलिया बेट हो गया। यानी उन्होंने, इलन मस्क ने क्लियर कट लिखा, तो उसके बाद उन्होंने ऐसे सफाई, यानी वो पूरी तरह से यानी उनका तो हार ही हो गई थी वो। ट्विटर पे तो उनका पूरा भांडा खुल गया, गले ही खुल गई। लेकिन वो जी। करने के लिए वो क्यों आए? आप एक ईवीएम पे कुछ भी बात लिखिए, ऐसा ईवीएम वर्जिन है, उसको हाथ भी नहीं, टच भी नहीं करना है। ये सारी चीजें कौन करता है आप देखिए। हाँ। ऐसा पहले कभी हुआ हिंदुस्तान में? ये करता है बीजेपी के लोग, बीजेपी के ट्रोल्स, बीजेपी के नेता, और खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। ये ईवीएम को इन्होंने होलिकाओं बना दिया है। एक महान कोई पवित्र आत्मा है जो सत्ययुग से आई है, और ये ब्रह्मांड का कृष्ण विवर में तब्दील हो जाने तक वो अक्षुण्ण रहेगी, उसे कोई छू तक नहीं सकता। ऐसी कुछ वाहियात बातें जो है वो हमारे मन में अब कूट भर रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए, अपनी पार्लियामेंट के अंदर की, मतलब जो पार्लियामेंट्री पार्टी की स्पीच में कह रहे थे कि ईवीएम जिंदा है कि मर गई। एक तरीके से उपहास उड़ा रहे विपक्ष का कि ईवीएम पे वो उपहास उड़ाने का क्योंकि मकसद है कि सवाल लोग पूछना बंद कर दें, क्योंकि मजाक उड़ेगा। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत क्लियरिंग सवाल सामने आए हैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट से, और ये नहीं, और सर, देश के बाकी हिस्सों से भी ये बातें आएंगी। सर क्रेडिबिलिटी तो चुनाव आयोग की जितनी है उतनी प्रधानमंत्री की भी है। तो उन्होंने उपहास करने से अब वो लोग पहले जैसी वो हंसी नहीं उड़ती, क्योंकि लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया इस चुनाव की प्रक्रिया में। एक अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री के बारे में लोग क्या राय रखते हैं, हिंदुस्तान की जनता, ये सबको पता चल गया। वो प्रधानमंत्री कब्जा प्रधानमंत्री है, लेकिन एक तो राय पता चल गई, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो लोग नहीं चाहते आपको, और फिर भी आप कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हो। ये भावना और उनकी भाषा और उनकी गरिमा, जो उन्होंने कुर्सी की, जो उनकी सीट की गरिमा है, उसको ऐसे लाया निचली स्तर पर। उसके बाद ये बातें सारी उनकी, उनके उपहास से लोग वो नहीं करते, इनसिग्निफिकेंट है उनका उपहास करना।
उसके बाद भी लोग सवाल पूछते रहे और वो सीरियसली पूछते रहे और सीरियसली लोगों को लेना पड़ रहा है। तो अब उनकी वो गरिमा उन्होंने रखी नहीं, तो बात क्या है सर? चुनाव आयोग की जितनी गरिमा है उतनी प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा। राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने और तमाम विपक्षी नेताओं ने भी ट्वीट किया उस पे, और राहुल गांधी ने तो इसको ब्लैक बॉक्स बता दिया। इससे क्या संदेश जाता है कि ये मामले आगे पार्लियामेंट में पहली बात तो उठेंगे ही, पब्लिक डोमेन में ये मामले बहुत ही बड़े पैमाने पर सामने आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये ईवीएम का मामला आगे आगे क्या होने जा रहा है इसमें? सर, ये ईवीएम नहीं, सिर्फ ये चुनाव के 2024 का चुनाव ही एक तरह से कटघरे में खड़ा होगा। लोगों का जो गुस्सा है नॉन ट्रांसपेरेंसी के प्रति, और जिस तरह से कुर्सी चिपकू आंदोलन जो चल रहा है सत्ता पक्ष का, वो सारा देख के लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं था हिंदुस्तान में कभी। लोग जीतते थे, लोग हारते थे, अटल जी भी जीते, अटल जी भी हारे। लोगों ने बहुत पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर और प्यार से जीत हार करने दी लोगों को। और सोनिया जी की पार्टी यूपीए के अध्यक्ष थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जीत गए तो उनको बधाई दिया और वो चले गए अपनी कुर्सी छोड़कर। उन्होंने ऐसे कोई अगर किया होता तो वो हमेशा के लिए प्रधानमंत्री, नेहरू ही प्रधानमंत्री हमेशा के लिए रहते और उनके बाद वो जो चाहते हो वो प्रधानमंत्री रहता है। ऐसा किया नहीं किसी ने खेल। तो ये सारी जो चीजें है उससे एक ये पूरा 2024 का चुनाव कटघरे में खड़ा है। तीनों चुनाव आयुक्त एक कॉन्स्पिरसी को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों की भावना है। और उस भावना का जो जस्टिस है, उसका न्याय जो है वो कोर्ट में नहीं हो सकता सर। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उद्धव ठाकरे नॉर्थ वेस्ट की जब मुंबई की जो चुनाव प्रक्रिया पे जो कोर्ट में जाएंगे, तो उनके मन में यह सवाल है कि मेरे चुनाव चिन्ह का फैसला अभी तक नहीं आया ठीक से। तो चुनाव आयोग और कोर्ट एक दूसरे के कोर्ट में वो डाल रहे हैं गेंद को। तो वो जो अगर इतना टाइम लगने वाला है तो 2029 के चुनाव तब तक आ जाए, तो इसका फैसला जनता की अदालत में होगा और इसका फैसला जनता करेगी सर। ये देश की जनता कितनी जागृत है आपने चुनाव में देखा, प्रक्रिया में सर। 2-2 घंटे मुंबई जैसे शहर में चुनाव आयोग यानी ईवीएम बंद हो जाते थे, तो ईवीएम लाने का कोई मतलब ही नहीं। ईवीएम बंद हो जाते थे तो 2-2 घंटा रुक जाता था चुनाव की प्रक्रिया। अमेठी में ऐसा हुआ, कई जगह पर ऐसा हुआ कि लोगों को बेहाल कर दिया। इतनी गर्मी, तपती गर्मी में लोग खड़े रहे, लेकिन वो हटे नहीं। ये देखिए अभी भी वो चुनाव का जो ये है, मैं खुद 2 घंटा खड़ा रहा हूं। तो यानी यहाँ पर इतनी 40-42 डिग्री टेम्परेचर में पूरे देश में लोग खड़े रहे, उन्होंने अपना वोट डाला है। तो ऐसे ही लोग जाने नहीं देंगे सर, इनको जाने नहीं देंगे। आप याद रखिएगा कि 3 चुनाव आयुक्त जो हैं और 2 जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनके प्रति लोगों की जो भावना है वो आज नहीं तो कल, ये गांधी जी का देश है। तो गांधी जी के रास्ते से ये उन्होंने स्टैचू हटा दिया गांधी जी का, लेकिन गांधी जी स्टैचू से में रहते ही नहीं थे। गांधी जी अपने दर्शन में रहते, वो लोगों के मन में रहते, वो आएंगे। उन्होंने ब्रिटिशों को हटाया तो इनको भी हटाएंगे और उनका फैसला करेंगे पूरी तरह से। देखिए, मोदी साहब ने जरूर ये कहा कि ईवीएम पे सवाल उठा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे सवाल उठता है, लोकतंत्र पे सवाल उठता है। और जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने इलेक्शन को काफ़ी करीब से देखा, गया भी, फील्ड में भी गया, तमाम पॉलिटिकल वर्कर से, सिविल सोसाइटी से, मतदाताओं से बात की। जो बात हमको समझ में आती है, आपने भी देखा होगा, आप भी काफ़ी घूमते हैं, कि ईवीएम के मुद्दे ने बहुत जागरूकता फैलाई है मतदाताओं के बीच में, पॉलिटिकल वर्कर के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि ये उसका दूसरा जो पहलू है वो भी बड़ा सकारात्मक है कि बहुत अलर्ट हैं, बहुत ट्रेनिंग, मैंने ऐसी कई ट्रेनिंग देखी, उसका हिस्सा रहा कि किस तरीके से लोग फॉर्म 17A, फॉर्म 17B, ईवीएम की बैटरी कितना है, फॉर्म 19 फॉर्म में क्या क्या भरना है। बहुत अवेयरनेस का लेवल जो है वो बहुत बढ़ा है इस ईवीएम विवाद की वजह से भी। इसलिए इनका अश्वमेध, जो फ्रॉड का अश्वमेध है, 240 पर रुक गया सर। जी, एक अब जो ईवीएम पे तो देखिए सवाल आएंगे भी, और ये रुकने वाले नहीं है, ये सवाल बढ़ेंगे जैसे ऐसे और कैंडिडेट अपना रिसर्च करके लाएंगे सामने, तो ये नई नई बातें सामने आएंगी बहुत।
अभी बहुत सी बातें ढकी हुई भी हैं। मुंबई का मामला क्योंकि वो 28-48 वोट का था तो ये उछल गया, पुलिस तक चला गया, काफी मामला कोर्ट तक भी जाएगा ये। एक और बात, क्योंकि आप मुंबई में बैठे हुए हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को भी करीब से देखते हैं, और एक आखिरी सवाल आपसे, ये सरकार 3 राज्यों के सपोर्ट से की पार्टियों सपोर्ट में चल रही है, आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। और इसमें सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से आने वाली है। वहां की राजनीति में, क्योंकि बीएमसी का चुनाव होना है सितंबर-अक्टूबर में, महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव होने हैं, उसके पहले वहां क्या कुछ हो सकता है, क्या चल रहा है? सर, महाराष्ट्र में भाजपा ने जो पूरे देश में किया, भाजपा ने यानी मोदी और शाह सरकार ने जो किया, भाजपा नहीं कह सकते उसको हम, तो उन्होंने अपनी पार्टी की जो कैडर है, अपनी पार्टी का कैडर और अपनी पार्टी के जो वर्कर्स है, जो 30-40 साल तक यहाँ पर खपे, उनको नजरअंदाज करके उन भ्रष्ट लोगों को जिनके बारे में बोलना, और उनके यहाँ ईडी सीबीआई सब भेजा, उन्हीं को टिकट भी दिए, उनको पद दिए, उनको सत्ता स्थान दिया, और क्योंकि वो आसानी से मैनिपुलेट हो सकते थे, और वो पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म कर दिया बीजेपी का। तो इसका परिणाम जो है महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त हुआ। देखिए, एक मुख्यमंत्री आपका है जो हमारी विचारधारा कितनी मिलती जुलती है वो छोड़िए, लेकिन आरएसएस में जाता हुआ एक मुख्यमंत्री है जो कई सालों से, यानी उनके फादर भी आरएसएस में थे, बीजेपी में थे, देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री रहा 5 साल। बाद में आप जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप करते हो, और वो जो सच है भ्रष्टाचार, उसको आपके पार्टी में शामिल करते हो, उसको मुख्यमंत्री बनाते हो, और आपके केडर के आदमी को आप कहते हो उप मुख्यमंत्री पर। वो अपनी साख बचाने के लिए कहता है भाई मैं बाहर से सपोर्ट करता हूं, नहीं, आपको अंदर बैठना है। तो सर, ऐसा मनोबल किसका रहेगा? पूरी पार्टी का टूट चुका है, बीजेपी का मनोबल यहाँ पर खत्म हो चुका है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बीजेपी जो भी खड़ी थी वो शिवसेना के बल पे। इन्होंने क्या किया कि जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उसी को काट, तो बहुत इनको सारे एक ही दिन में एमएलए, सारे अंडे चाहिए। हाँ, बहुत एमएलए, मैं इस अखबारों में पढ़ रहा हूँ, मुंबई के अखबारों में, कि कई एमएलए जो है नाराज हैं शिंदे से, उनकी पार्टी के मिनिस्टर बनना चाहते हैं, उनको दिया नहीं गया चांस, बीजेपी के लोगों को ज्यादा चांस दिया गया। तो क्या कोई मूवमेंट यहाँ दिख रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र की राजनीति में? सर, ऐसा क्या मूवमेंट घर नहीं वापस? दिखेगा। नहीं, घर वापसी का मूवमेंट दिखता अगर पवार या उद्धव ठाकरे कहते कि हमारा दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा हमारे दरवाजे बंद है, और यहाँ पर जो जर्नलिस्ट की इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ या फिर एकदम करीबी सोर्स से होती है। वो जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इन दोनों का यह मन है कि अपने जो लोग अपने साथ बुरे वक्त में खड़े रहे उन्हीं को ज्यादा सक्रियता से उतारे आगे भी, ना कि ये जो भाग के गए हैं या तो भ्रष्टाचार के डर से या जेल जाने के डर से या पैसे लेकर, उनको वापस नहीं ले। तो इनके दोनों तरफ के रास्ते अब बंद हो गए हैं एक तरह से। दूसरा, मैं आपको बताता हूं कि एक अस्मिता की जो भावना उत्तर प्रदेश में रही है कि गुजराती 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 हो रहा है, वो महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा भावना है कि ये जो गुजराती शाकाहार ये सब कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को आदत नहीं है सर सुनने की, और ये जबरदस्ती इन पे थोप रहे हैं, उसका परिणाम इनको। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं पहली डिस्कशन में बता नहीं पाया सर, ईवीएम के बारे में हम लोग बाकी सारी चीजों के आगे भी एक चीज और हमें समझनी चाहिए सर, मशीन की लिटरेसी वैसे भी गांव खेड़ों में बहुत कम है। मशीन के बारे में बहुत ज्यादा समझता नहीं। अब इनकोर प्रणाली, उसमें ओटीपी आता है, ये तब तक देखने की जरूरत नहीं थी जब शासन ट्रांसपेरेंट हुआ करते थे, शासक ट्रांसपेरेंट हुआ करते थे। अब ये अचानक आ पड़ा है कि यार ये सब गड़बड़ है, ये क्या कैसे देखा जाता है। यानी मैंने उसकी टेक्निकलिटीज इसलिए नहीं समझाई क्योंकि उसकी लिटरेसी नहीं है लोगों। तो उम्मीदवार हम बाहर से तो इंपोर्ट नहीं करते सर, वो यहीं के हैं, उनके कार्यकर्ता भी यहीं के, भले ही वो कार्यकर्ता जबरदस्त हो, कैडर हो, लेकिन उनको मालूम नहीं कि सर देखना क्या है अपने को। उनको लगता है 50 फीट की दीवारें खड़ी कर दो तो सुरक्षित रहेंगे ईवीएम, वैसा नहीं है सर, ये कुछ और खेल है और वो मालूम नहीं है। और ऐसा खेल आपको खेलने की संविधान मोहलत नहीं देता जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये भी एक चीज ऐड कर लीजिए।
तो महाराष्ट्र में अब क्या हुआ है, महाराष्ट्र वैसे लिटरेट यानी साउथ में ही आता है, तो आप समझ लीजिए लोगों को पता चल गया 17 क्या है, 17 है, फिर एनकोर प्रणाली क्या है, ओटीपी कैसे जनरेट करते हैं, कौन मोबाइल लेके जाता है, लाइट कब ऑफ होते हैं, ईवीएम कैसे डबल कमांड देता है, ये सारी चीजें, वीवीपैट गड़बड़ कैसे हैं, ये सारी चीजें लोगों को मालूम है। आप आखिरी आदमी को पूछेंगे वो भी बता देगा। इसका अंजाम ये होगा कि इनका जो खेल खेलने का तरीका है ना, वो बदल के भी वो खेल कर देखें। तो वैसे जैसे एक हास्य कवि हैं संपत सरल, उन्होंने कहा आखिर में सर्कस में भी तो विदूषक को एक बार रुकना पड़ता है कि उसका आगे का खेल खत्म हो जाते हैं, सारी तरकीबें खत्म हो जाती है। तो वैसे यहाँ पर हो गया है। तो अब ये जो है वो आपको बगावत क्यों करे कोई, अब 5-6 महीने में सीधा आसमान दिखाने का तैयारी ही सब जगह हो चुकी है, यानी तो क्यों कोई महाराष्ट्र में बगावत। अब जो करेगा जनता करेगी, हंड्रेड बीच में परसेंट कोई। अभी तक सर देश में जो किया है वो आपको लगता है कांग्रेस ने किया है या उद्धव ठाकरे में किसी में क्षमता नहीं थी, सिर्फ जनता की क्षमता थी, इसलिए यह हुआ है सर जितना भी हुआ है। और जहां जनता की क्षमता नहीं थी वहां इन्होंने खेल कर दिया 110 सीटों पर, जहां क्योंकि लोग नहीं देख सकते कि एनकोर प्रणाली क्या है, लोगों को जवाब नहीं मिल रहे हैं, लोगों को नहीं मालूम कि ईवीएम वीवीपैट का क्या रिश्ता है, यहां पर लोग नहीं कर सके सर। बाकी जो करना है वो जनता ने कर दिया, और जनता ने इससे बहुत ज्यादा किया है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दिया। जब इतिहास लिखा जाएगा, सब जब इनके अलमारी के कंकाल निकलेंगे ना, तब सब पता चल जाएगा कि कितने जनता ने एक्चुअल सीट दी। तो आप समझ लीजिए जो करने वाली है जनता करने वाली, ना उद्धव ठाकरे करने वाले, ना शरद पवार करने वाले, ना राहुल गांधी। ये लोग बस उनको प्रेरणा दे सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि भाई साहब हमें ले जाइए हमारे मकाम पर। सर आज की तारीख में नेता जनता को नहीं चला रहे हैं, जनता नेताओं को चला रही है। और ये आपको सबसे लगता विनम्रता है का आखिरी प्रधानमंत्री एक खड़े नहीं। आखिरी एक आखिरी सवाल आपसे, जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट में हुआ विवाद हो गया और छप रहा है, मराठी मीडिया में तो बुरी तरह से छाया हुआ होगा ये, यहाँ भी नेशनल मीडिया में भी है, वहाँ आप बात ही कर रहे हैं। तो अब विधानसभा के चुनाव आएंगे, बीएमसी के चुनाव आएंगे, उसमें ये मुद्दा जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं खासकर, उनका वर्कर अब इससे और ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। सर वर्कर तो अलर्ट हो चुका है, इंडिया गठबंधन की नहीं, सामान्य जनता जो है वो भी अलर्ट हो चुकी है। अब 1 तारीख से न्याय संहिता शुरू होगी, तो फिर एक बार दमन शुरू होगा। आप समझ लीजिए खेल को, इनको लगता है कि दमन से सब कुछ चीजें हल हो जाएगी, यानी कारपेट के नीचे आप समस्या को डाल दो तो समस्या है ही नहीं, ऐसा लोग मानेंगे। वैसा नहीं होगा। आप जितना सप्रेस करोगे वो डेंजरस होता जाएगा, उतना उछाल आएगा सर, और वो सुनामी की तरह आएगा। आप कुकर की सीटी निकाल देते हो ना, वो 1 तारीख को हो रहा है, न्याय संहिता आ रही है, और 90 दिन तक ये आपको पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। ये सब जो हो रहा है वो इनकी सुविधा के लिए हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसका अंजाम जो है वो चुनाव में नतीजा जो है, उसका नतीजा जो है वो चुनाव में दिखेगा। और ये आप ये मत मानिए कि ये भी चुनाव फ्री एंड फेयर होने देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, ये भी लोगों को मालूम है कि ये नहीं होने देंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा, और जनता वर्सेस ये 2-4 लोग, ऐसा ये जो खेल है वो कब तक चलेगा वो देखना है। और आपको तो मालूम है सर, आपने इतने सालों से जर्नलिज्म किया है, जनता के सामने कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, कितना भी बड़ा हो। तो और भारत की जनता बहुत जागरूक है, लोकतंत्र प्रेमी है, संविधान प्रेमी है। इनको नाक रगड़ रगड़ के कहना पड़ रहा है कि हम संविधान से प्यार करते हैं, हम संविधान बदलने वाले नहीं है, लोकतंत्र का कुछ भी नहीं होने वाला है। झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि जनता ने रगड़ा जनता ने दिया है। मजबूर कर दिया, जनता ने मजबूर कर दिया, तो, जनता तो ने। आप समझ लीजिए कि जनता इनको, इनके अहंकार को किस तरह से कुचल देगी, ये आप समझ लीजिए। ये अभी तक समझे नहीं। 3 चुनाव आयुक्त को लगता है कि उनको मोदी शाह और उनकी जो इकोसिस्टम है वो बचा लेगी। नहीं सर, जनता के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। सबको, हम जर्नलिस्ट है तो जनता के सामने हम नम्रता पूर्वक जाते हैं सर, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, वी द सवरन पीपल। और ये हमको सिखाया गया 70 साल में सर, यही जी हमारी जी। ताकत है। तो बहुत शुक्रिया राजू साहब आपका, कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट के मामले पे, ईवीएम के मामले पे, चुनाव की काउंटिंग पे, महाराष्ट्र की राजनीति में जो आपने अपना एनालिसिस दिया। और दोस्तों, देखिए, चुनाव आयोग
इसमें सबसे बड़ा जो हार जीत अगर हुई है इस पूरे चुनाव में, तो चुनाव आयोग की बड़ी बुरी तरह से हार हुई है, क्योंकि वो अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को, अपनी निष्पक्षता को बचा नहीं पाया। उसने चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मामला हो, चाहे वो काउंटिंग के प्रोसीजर्स का मामला हो, वोटिंग का मामला हो, किस तरीके से वोट बढ़ाए गए, वो फ्रॉड हुआ नहीं हुआ, गलत हुआ सही हुआ, ये अदालतें तय करेंगी। लेकिन जनता के बीच जो परसेप्शन गया वो बहुत खराब था, और वो एक नेगेटिव छवि इलेक्शन कमीशन की बन रही है। मेरी चिंता है कि इलेक्शन कमीशन इसको लेके बड़ा बेफिक्र भी है, कि उसको इस बात की जल्दी ये नहीं है कि इसको ठीक करे। जैसे मुंबई नॉर्थ वेस्ट का जो मामला आया, वो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उसको हैंडल किया, उन चिंताओं को, वो उससे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का एटीट्यूड बहुत कैजुअल है, जनता की चिंताओं को लेकर वो बहुत कैजुअल है। और ये जैसा राजू जी कह रहे हैं कि ये कैजुअल अप्रोच चलने वाला नहीं है। और अब जब पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग होगी और जनता हर विवाद से कुछ ट्रेन होकर निकलती है, तो एक नया चैप्टर अब जुड़ गया है कि ओटीपी किसके मोबाइल पर आता है, ये एनकोर सिस्टम क्या है। अब इसी को ध्यान में रख के अगले चुनाव में अब इसकी भी तैयारी होगी। तो आज की बातचीत यहीं तक, और अगले सप्ताह फिर